हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन डेप्थ। और ये चैनल स्पेशली 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट रखा हुआ है, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है क्योंकि समझ में नहीं आता है, तो इकोनॉमिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। लेकिन अगर हम इसको और गहराई से डेप्थ में समझेंगे तो ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। और हम इन वीडियोस में कोशिश करेंगे इनको और अच्छे से समझने की। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में हमारा जो 11th क्लास का चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसका पार्ट 1 करेंगे और इस पार्ट 1 में हम इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं किसी भी इकोनॉमी की, और इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उनको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमी। देखो, जब हम इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं तो पहले अगर डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो क्या है कि इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोनॉमी Economy refers to the sum total of economic activities undertaken by the people of an area with a view to earn their living। देखो, समझने की कोशिश करो कि इकोनॉमी क्या है। यहाँ पे पर्टिकुलर हमने एरिया की बात की है। तो एरिया या किसी रीजन, जैसे कोई सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, या कोई स्टेट है या कंट्री है, तो एरिया, पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं। तो उस एरिया की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, सम टोटल, जब उन सबको इकट्ठा किया जाता है तो फिर वो क्या बनाती है, इकोनॉमी बनाती है। तो इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उस एरिया के लोगों की, तो उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो वो इकोनॉमी को बनाते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती हैं, कौन सी एक्टिविटीज होती है? दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी और फाइनेंशियल गेन, कि जो ये एक्टिविटीज हैं या तो पैसा कमाने के लिए, और उनके लिए जो जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, और इनमें वो सारे लोग आ जाते हैं, वो सारी इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं जो उनका मेन मोटिव है पैसा कमाना, मतलब मनी अर्न करना। पैसा कमाना, मनी अर्न करना है। कि इसमें जैसे रेलवेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या आप बोल सकते हो स्कूल्स हैं। ऐसे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी क्या आती हैं, एक इकोनॉमी को बनाती है। तो इकोनॉमी में ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। और अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जैसे एक टीचर है, अगर वो स्कूल में टीच कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी, क्योंकि वो स्कूल में टीच क्यों कर रहा है? फॉर मनी, कि उसको सैलरी मिलेगी, उसको पैसा मिलेगा, इसलिए उसकी ये जो एक्टिविटी है, सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो स्कूल में, तो ये क्या आ जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट नॉन इकोनॉमिक कब हो जाती है? जब वो अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो उस टाइम पे जो उसकी सर्विस है टीचर की, वो क्या बन जाती है? नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि वहां पे उसका मोटिव मनी कमाना नहीं है। तो इसलिए उस टाइम पे उसकी ये जो एक्टिविटी है वो क्या बन जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम इकोनॉमी में काउंट करते हैं सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम पैसा कमाने के पर्पज से करते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में वो सारे लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिनका मेन मोटिव है विद व्यू टू अर्न देयर लिविंग, जो अपने लिए पैसा कमाते हैं, तो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी किसी भी इकोनॉमी को बनाती है। देन है मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की टाइप्स क्या है? तो बेसिकली हम इकोनॉमी की 3 टाइप्स करते हैं, 3 टाइप्स हैं इसकी। वन इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी,
ये फ्री मार्केट इकोनॉमी हो जाती है कि जिसमें फ्री मार्केट का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो मार्केट है वो नॉर्मल हम जैसे मार्केट है वैसी मार्केट को कंसिडर नहीं करते हैं। इसमें सारी जो इंटरेक्शन है जरूरी नहीं है कि वहां पे फेस टू फेस हो। ये इंटरेक्शन है फोन पे भी हो सकती है, इंटरनेट पे भी हो सकती है, फेस टू फेस भी हो सकती है। तो जितनी भी बाइंग और सेलिंग है वो किसी भी वे से हो सकती है। तो एक्सचेंज है जो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो फ्री मार्केट मतलब जहां पे प्राइस डिटर्मिनेशन है जो हमारा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड और जो सप्लाई है वो डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होंगे किसी भी कमोडिटी के। तो प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वहां पे सारे जो डिसीजन हैं वो डिपेंड करते हैं कि वहां की मार्केट किस टाइप से रिएक्ट करेगी, किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई की पोजीशन उनकी मार्केट में चल रही है। तो वो चीजें डिसाइड करती है उस इकोनॉमी में किस टाइप की मतलब डिसीजन लिए जाएंगे। मींस क्या प्रोडक्शन होगा, किस तरह से किया जाएगा, किन लोगों के लिए किया जाएगा, किन की डिमांड ज्यादा है, किन चीजों की ज्यादा है। तो वो सारे डिसीजन इन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं मार्केट के ऊपर। तो इस टाइप की जो इकोनॉमी है वो हमें लाइक यूएसए में देखने को मिलती है या ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, जहां पे सारे डिसीजन मोस्टली सारे डिसीजन है वो क्या है मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ऐसी इकोनॉमीज में गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत मिनिमल होता है, कि बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत रेयर होता है कि गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है इन सब डिसीजंस के लिए। सेकंड जो टाइप आ जाती है ये है हमारी कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी होती है जहां पे सारे जो डिसीजन है वो सेंट्रल जो अथॉरिटी है, सेंट्रल प्लानिंग जो अथॉरिटी है वो लेती है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी में आ जाता है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है क्या प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, किन लोगों के लिए ये प्रोडक्शन होगा। वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, वहां की जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, जो वहां की गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। अगर कहीं पे उसको लगता है कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चीजें सही तरह नहीं चल रही हैं तो वहां पे वो इंटरवीन कर सकती है, वहां पे वो इंटरफेयर कर सकती है। और इस टाइप की जो इकोनॉमी है वो हमें चाइना में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो मोस्टली सारे डिसीजन लेती है कि किस तरह से कैसे क्या प्रोडक्शन होगा और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक्सचेंज क्या चलेगा, कंजम्पशन क्या होगा। सब जो डिसीजन है इकोनॉमी के जो बेसिक इकोनॉमी के अंदर आ जाते हैं कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो किसी भी इकोनॉमी में ये चीजें ही चलती हैं, बेसिक है जो कि प्रोडक्शन क्या होगा, कंजम्पशन किन चीजों के लिए किन के पास जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ये जो प्रोडक्शन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किन लोगों के लिए किया जाएगा, कहाँ पे ज्यादा जाएगा, कहाँ पे कम जाएगा, ये सारी चीजें। एंड थर्ड टाइप इज मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है थर्ड टाइप, मिक्स जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। लाइक कि फ्री मार्केट भी होगा यहाँ पे एंड कमांड इकोनॉमी भी होगा। मींस कि मार्केट की भी इंटरफेरेंस है एंड गवर्नमेंट की भी इंटरफेरेंस है, और प्लानिंग जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है उसकी भी इंटरफेरेंस है। जहां पे जरूरत गवर्नमेंट को फील होती है कि यहाँ पे इंटरफेयर करने की जरूरत है वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। और जहां पे मार्केट फ्री मार्केट भी होती है कि कुछ चीजें हैं जो डिसाइड होती हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन है वो मार्केट के ऊपर
डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है जिनके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। और इस टाइप की जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। और जो ये फर्स्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी है इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, और जो सेकंड कमांड इकोनॉमी है इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी है थर्ड टाइप हमारी, राइट। और ये जो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, यहाँ पे जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बोल रहे हैं हम, ये जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है ये हमारी जैसे प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जो 5 इयर्स के प्लान बनाता है, जो डिसाइड करता है कि कितना एक्सपेंडिचर कहाँ पे किया जाएगा, कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, वो सारे डिसीजन जो हमारा सेंट्रल प्लानिंग कमीशन लेता है वो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से कैसे सारे डिसीजन लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों हैं। The main reason for study of economics can be simplified to single word scarcity। देखो ये एक वर्ड निकल के आता है scarcity, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और scarcity है मीन्स किसी चीज का कम होना, किसी चीज का लेस होना। और सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो scarcity is a situation when we have less, when we have less than what we wish to have, कि जो हम चाहते हैं हमारे पास हो उससे जब चीजें कम मिलती हैं तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी, राइट। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो डिमांड है इट इज ग्रेटर देन सप्लाई, कि सप्लाई से डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में स्कार्सिटी की जो सिचुएशन बन जाती है, मींस जब हमारे रिसोर्सेस हैं जो कम होते हैं लेकिन उनके कंपैरिजन में हमारी जो डिमांड है या कह सकते हैं हमारी जो वांट्स हैं वो ज्यादा होती है, कि हमारी वांट्स जब एज कंपेयर टू हमारे रिसोर्सेज ज्यादा हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में स्कार्सिटी की सिचुएशन बन जाती है, जिसको हम दुर्लभता भी बोलते हैं। स्कार्सिटी को और थोड़ा सा यहाँ पे जैसे डेफिनेशन दिया हुआ है कि स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि किसी एक चीज के लिए जब उसकी डिमांड के कंपैरिजन में उसकी सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। और इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना पड़ता है कि जो लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज हैं और उनमें से हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है। मींस यहाँ पे प्रॉब्लम है जो वो चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, कि हमें चूज करना पड़ता है कि कौन से रिसोर्सेज पकड़े जाएंगे जिनको हम यूज करेंगे और कौन से रिसोर्सेज को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो स्कार्सिटी की सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पे डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाती है, कि सप्लाई जो रिसोर्सेज की सप्लाई है वो है कम, बट उसके कंपैरिजन में हमारी जो वांट्स है, डिमांड्स है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है या सिलेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, कि हमें कौन से रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना है, कौन से रिसोर्सेज को छोड़ना है और अपनी चीजों को प्रोड्यूस करना है। तो रिसोर्सेज की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, जिसको FOP भी कहते हैं, कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ये फैक्टर्स हैं, हम 4 रिसोर्सेज को कंसिडर करते हैं। सबसे पहला है लैंड। लैंड जमीन है जो, मतलब कि लैंड इंक्लूड्स द गिफ्ट ऑफ नेचर, कि नेचर की तरफ से जो हमें फ्री गिफ्ट्स मिले हुए हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन एफर्ट, जो मैन मेड नहीं है, जो नेचर की तरफ से हमें फ्री मिले हुए, लाइक
लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, राइट, ऑयल है, एक्सेट्रा। ऐसी जितनी भी चीजें जो फ्री हमें नेचर की तरफ से मिली हुई हैं, वो सारे रिसोर्सेज हैं वो लैंड के अंडर आ जाते हैं। और ये रिसोर्सेज, इनमें से कुछ रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल होते हैं एंड कुछ है जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल में आ जाते हैं जो दोबारा से चीजें नई नई बनती जाती हैं, जैसे वाटर है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में बात करें, जैसे मिनरल है, ऑयल है, जिनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और लैंड के अंडर ये सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। सेकंड है कैपिटल। कैपिटल मीन्स यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है। कैपिटल इंक्लूड्स द टूल्स, इक्विपमेंट एंड फैक्ट्रीज यूज्ड इन प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन के लिए हमें ऐसी जितनी भी चीजें चाहिए, लाइक टूल्स, मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो वो सारा हमारा कैपिटल के अंडर आ जाता है। थर्ड इज लेबर। लेबर इंक्लूड्स पीपल विद ऑल देयर एफर्ट्स एंड एबिलिटीज। कि लेबर मतलब जहां पे किसी भी काम को, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी लोग वहां पे लगे होते हैं, वो सारे लेबर में काउंट होते हैं। तो ये लेबर है, ये वर्क के अकॉर्डिंग होती है। कि लाइक अगर हम, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पे अगर किसी चीज का ऑर्डर करते हैं, खाने का ऑर्डर करते हैं, तो वहां पे जो वेटर उस ऑर्डर को लेके आ रहा है, तो वो वेटर क्या बन जाएगा, वहां पे लेबर होगा। और इसी तरह से एग्जाम्पल लो कि एक अगर आप कहीं पे कोई ब्रिज बन रहा है या फिर कोई रोड बन रही है, तो वहां पे जो इंजीनियर्स लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो वो इंजीनियर्स का है वहां पे एज अ लेबर काम कर रही है। तो लेबर सिर्फ हम ये नहीं कहते कि जो मजदूर लोग हैं या जो सिर्फ डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं कि वही लेबर है, नहीं। अकॉर्डिंग टू वर्क ये लेबर वर्ड है जो चेंज हो जाता है। एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योर्स क्या है, आर इंडिविजुअल हु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और ब्रिंग अ प्रोडक्ट टू मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। देखो, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो ये जितने भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर, जब तक वो इनको कंबाइन नहीं करता, जब तक वो इनको इकट्ठा नहीं करता, किसी भी चीज का प्रोडक्शन है वो नहीं होगा। देखो, अकेली लैंड है तो वो कुछ नहीं कर सकती। कैपिटल ऐसे ही है, कोई फैक्ट्री खड़ी कर दी है, बाकी की चीजें नहीं है हमारे पास, तो भी कुछ नहीं होगा। और लेबर अगर नहीं है सपोज फैक्ट्रीज के अंदर, तो काम कैसे होगा। तो एंटरप्रेन्योर का क्या है कि वो लैंड, कैपिटल, लेबर, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन सबको कंबाइन करता है, देन चीजों को प्रोड्यूस करता है, नई डिस्कवरीज करता है, नई चीजों को इन्वेंट करता है और मार्केट में लेके आता है। बिना एंटरप्रेन्योर के ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। I hope you understand all things. Now move on. Yes, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चीज होती है। It is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. सिंपल वर्ड्स में इसको समझते हैं पहले क्या चीज है। देखो, किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वो इतने सफिशिएंट नहीं होते कि वहां के लोगों की जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको सेटिस्फाई कर सके। किसी भी इकोनॉमी में ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे रिसोर्सेज उनको वहीं पे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, मींस उनको हम एक की बजाय ज्यादा चीजों में यूज कर सकते हैं। लोगों की वांट्स ज्यादा है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। हमने स्कार्सिटी अभी पढ़ा था कि हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं जितनी हमारी वांट्स होती हैं, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड होती है। एक वांट खत्म होगी तो दूसरी आ जाएगी, इसलिए उन सबको सेटिस्फाई करना, उन सबको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं
और साथ में उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं कि उनको एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो हम सारी जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है चॉइस की, कि हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है और किस चीज के प्रोडक्शन के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं कि किन चीजों का प्रोडक्शन किया जाएगा, कौन से रिसोर्सेज को कहाँ पे किस तरह से हमें यूज करना है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। अब है कि इनके पीछे रीजंस क्या है, इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के पीछे। तो सबसे पहला रीजन तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम होते हैं, लेस होते हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट, कि जो लोग चाहते हैं कोई भी इकोनॉमी वैसा सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बिकॉज कि रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है एज रिलेशन टू देयर डिमांड, की उनकी डिमांड ज्यादा होती है लेकिन रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। सेकेंड जो रीजन है वो है कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कि जो लोगों की जरूरतें हैं वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, कि हमारी जो वांट्स है कभी खत्म ही नहीं होती हैं। खुद अपनी वांट्स देखो, एक पूरी होती है तो हम पेरेंट्स के आगे एक दूसरी खड़ी कर देते हैं कि हमें ये भी चाहिए। उनको फुली सेटिस्फाई करना इतना आसान नहीं होता। तो पेरेंट्स के पास भी ऑब्वियस है कि उनके रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, सभी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि सारी की सारी बच्चों की जो वांट्स है उनको पूरा कर दिया जाए। तो फिर पेरेंट्स को भी चूज करना पड़ता है कि कौन सी वांट है जिसको हमें प्रेफरेंस देना है, जिसको हमें पहले पूरा करना है, और किसको हम पीछे रख सकते हैं। तो इसलिए वहां पे पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स है। तो इसी तरह से किसी भी इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं कि किन वांट्स को पहले सेटिस्फाई किया जाएगा और किन को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो खड़ी होती है इसके पीछे रीजन क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, की लोगों की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। जैसे पहले था कि हमारे पास कार नहीं है, कार आ जाती है तो फिर चाहिए कि नहीं जी हमें तो लग्जरी कार चाहिए, ये वाली कार में हमारा गुजारा नहीं है, छोटी है हमें तो बड़ी वाली चाहिए। तो इस तरह से अगर छोटा घर है तो नहीं जी हमें बड़े वाला घर चाहिए, इसमें बेडरूम्स कम है। तो इस तरह से हमारी जो वांट्स है कि अनलिमिटेड होती हैं, डे टू डे वो बढ़ती ही है, कम कभी नहीं होती है। एंड नेक्स्ट इज थर्ड रीजन है, जो रीजन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव यूजेस, कि जो रिसोर्सेज हैं कम तो है ही है बट साथ में क्या है, उनके बहुत सारे यूजेस हैं, उनके वेरियस यूजेस हैं। तो हमें यहाँ पे चूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी चीजों में हमें उस रिसोर्सेज को यूज करना है प्रोडक्शन के लिए, और कहाँ से हमें उन चीजों को हटाना होगा, हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल है, मेटल अब देखो कि एरोप्लेन बनाने के लिए भी चाहिए, कार के लिए भी चाहिए, घर में भी चाहिए, रेलवे के लिए भी चाहिए। तो हमें किसी भी इकोनॉमी को ये चूज करना पड़ेगा कि मेटल उसके पास लाइक स्टील है या कुछ भी इस तरह से मेटल है उसके पास लिमिटेड है, तो उसको चूज करना पड़ेगा कि किस चीज का प्रोडक्शन करेगी इकोनॉमी, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, जहां पे उसको देखना पड़ेगा उन चीजों को प्रोड्यूस करना है, तो बाकी चीजों को उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उसके पीछे क्या कारण है, अल्टरनेटिव यूजेस, की रिसोर्सिस के यूजेस हैं वो बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे सिलेक्शन और चॉइस की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। नाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, की इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। हमने जैसे इकोनॉमी स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था तो वहां पे किया था कि किसी भी इकोनॉमी में जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इन तीन चीजों के साथ रिलेट करती है। प्रोडक्शन कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और किस तरह से कंज्यूम की जाएंगी चीजें। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी हैज टू फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब इन सब चीजों के लिए, इन एक्टिविटीज के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं हर सोसाइटी में, हर इकोनॉमी में बहुत कम होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस स्कार्सिटी एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज। तो फिर सोसाइटी के सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह से ये जो रिसोर्सेज हैं
इनको एलोकेट किया जाएगा और इट लीड्स टू फॉलोइंग सेंटर प्रॉब्लम्स। फिर तो अभी एलोकेशन की प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो ऑब्वियस है इसके बाद तो फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी के लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम वो किन लोगों के लिए किया जाएगा। तो चलो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि पहला है कि किस चीज को प्रोड्यूस किया जाए। These problems involve selection of goods and services to be produced, कि इकोनॉमी को ये देखना पड़ेगा कि किन चीजों का प्रोडक्शन करना है, किन गुड्स का, किन कमोडिटीज का, किन सर्विसेज का उसको प्रोडक्शन करना है कि जिससे मैक्सिमम जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके। देखो कोई भी इकोनॉमी है वो सबसे पहले ये देखेगी कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, तो इन रिसोर्सेज को वो यूज करके जो भी प्रोडक्शन कर रही है उस प्रोडक्शन से जो वांट्स हैं वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो प्रोडक्शन का फायदा होगा। कि लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि उनकी या इनपुट को इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए। आउटपुट क्या है यहाँ पे, हमारा मैक्सिमम वांट्स की सेटिस्फेक्शन हो। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल पीछे काम करता है कि एलोकेट द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर व्हिच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन, की जिससे बहुत सारा सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वहां पे डिमांड किस चीज की है, कि प्रेजेंट टाइम में अगर डिमांड्स कर रहे हैं तो प्रेफर करेगी वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस की जाए। अगर वो फ्यूचर को देख के काम कर रही है कोई भी इकोनॉमी तो वहां पे कैपिटल जो गुड्स हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनके प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी के लिए। देन सेकंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस तरह से प्रोडक्शन किया जाए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो रेफर करती है इट इज सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, कि प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक्स है उनको यूज किया जाए, कि कौन सी जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूज किया जाए। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे जनरली जो टेक्निक्स हैं वो दो क्लासिफिकेशन होती है। एक है LIT, LIT इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से जहां पे लेबर को ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू कैपिटल, कि जहां पे मशीनरी ज्यादा यूज नहीं की जाती, ज्यादातर लोगों को यूज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। और सेकेंड इज CIT, इट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां पे मशीन्स को ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू लेबर, कि मशीन है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये किसी भी इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसको ये प्रोडक्शन है वो किस तरह से करना है, कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हुए करना है। और यहाँ पे बेसिक जो गाइडिंग प्रिंसिपल काम करता है कि कंबाइन FOP फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्केयर रिसोर्सेज, की जो कम रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम जो आउटपुट है उसको प्रोड्यूस किया जा सके, उसको गेन किया जा सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन डिसाइड भी हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस,
किस तरह से किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि ये जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो किन लोगों के लिए किया जा रहा है, फॉर whom, किसके लिए हो रहा है प्रोडक्शन, वो डिसाइड करना पड़ेगा किसी भी इकोनॉमी को, कि हाउ द इकोनॉमी विल डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्शन अमंग हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। ये जो डिफरेंट 3 सेक्टर्स हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो इन तीनों सेक्टर्स में ये जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, कहाँ पे जस्टिस होगा, वो सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं किसी भी इकोनॉमी को। और कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिच और रिच हो जाते हैं एंड पुअर है जो और पुअर हो जाते हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े जो रिच बिजनेसमैन होते हैं, उनका ज्यादा बोलबाला होता है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन्हीं के हाथों में ज्यादा चला जाता है। वहां पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज का। वाइल इन सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इट इज मोर इक्वल एंड जस्ट, कि ये ज्यादा जस्टिस के साथ होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोशलिस्ट इकोनॉमी में। नाउ इकोनॉमी खत्म होती है तो बेसिक आता है कि इकोनॉमिक्स क्या चीज है। देखो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, सोशल साइंस है और जो स्टडी करता है किस चीज को, कि जो हम बात कर रहे हैं, द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि सोसाइटी ये चूज करती है कि उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको किस तरीके से यूज किया जाए टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, कि अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं उनके लिए किस तरह से प्रोड्यूस करना है गुड्स और सर्विसेज को, और किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये समझाती है, ये हमें पता चलता है इसकी स्टडी के साथ कि कोई भी इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके किस तरह से आउटपुट करती है और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स हम ये सब चीजें समझते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स बेसिकली 2 टाइप से उसको हम स्टडी करते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जैसे नाम से ही पता चलता है छोटा, तो माइक्रो में हम एक सिंगल यूनिट है जो उसकी बात करते हैं, ठीक है, सिंगल यूनिट, और इंडिविजुअल जो यूनिट है उनकी बातें करते हैं हम माइक्रो में। जब मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो मीन्स बड़ा सारा, तो हम यहाँ पे इकोनॉमी की ज्यादा यूनिट्स हैं जो उनके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसको और डिफरेंस के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे है मीनिंग, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल जो यूनिट्स होती हैं इकोनॉमिक्स की, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है, उनके साथ डील करता है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो यहाँ पे हम कंप्लीट जो पूरी इकोनॉमी है उसके जो सारे यूनिट्स हैं उनको स्टडी करते हैं एज अ होल। देन टूल्स की बात करें तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली काम करते हैं किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो मैक्रो है वहां पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट हो जाता है फुली, टोटल, कंप्लीट, जितनी भी डिमांड है या जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई है वो यहाँ पे काम करती है। और मेन ऑब्जेक्टिव है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है, टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्योंकि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं हम। तो वहां पे जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो डिटरमिन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, कैसे होगा, क्या उनका रेट होंगे, वो सारे प्राइसेस उसकी क्या होंगी किसी भी कमोडिटी की या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो सारे डिटरमिन करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो की बात करें तो मैक्रो वास्ट लेवल की है, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी इकोनॉमी की जो इनकम क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या काम कर रहा है, उसको डिटरमिन करने का
यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर अदर नेम बात करें तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है प्राइस थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम प्राइसेस डिसाइड करते हैं कमोडिटीज के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। और अगर इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का नाम देंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम कंसिडर करते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट मतलब सिंगल सिंगल यूनिट की बात करते हैं कि किसी एक सिंगल फर्म है, सिंगल कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसकी इनकम को डिटरमिन करना है और इंडिविजुअल आउटपुट है उसको डिटरमिन करना है, तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम नेशनल इनकम की बात करेंगे कि क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी के साथ रिलेट करता है, तो पूरी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है उसकी बात करेंगे। नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है, तो उसकी बातें करेंगे हम इसमें। देन आता है एग्रीगेशन, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कम डिग्री का एग्रीगेशन होता है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट्स ही काम करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन है वो हाईएस्ट डिग्री का होगा क्योंकि यहाँ पे हम एज अ होल चीजों को लेके चलते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए आई होप कि अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये इकोनॉमिक्स की नेचर को डिस्क्राइब करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की नेचर क्या होगी। और कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं इट इज ओनली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और कुछ कहते हैं इट इज ओनली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जो पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं कि जो कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है, उसमें आ जाता है रॉबिन्स, फ्राइडमैन। ये लोग बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव नेचर की है। पॉजिटिव नेचर में आ जाती है कि जो इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट बेस्ड है, जो चीजें जैसे है what is, what was and what will be, कि कोई चीज क्या है, कैसे थी एंड क्या होगी, उसके बारे में बात करती हैं। रियल जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ज्यादा लॉजिकल चीजें आ जाती हैं इसमें, अपनी तरफ से कोई भी सजेशंस नहीं देते हैं कि इट शुड बी लाइक दिस और दैट। ऐसा कुछ नहीं कि इकोनॉमी में ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, प्राइसेस कम होने चाहिए थे या ज्यादा होने चाहिए थे, हम ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। शुड बी और ऑट टू बी ऐसी कोई भी बात है वो नहीं की जाती पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। सेकेंड टाइप है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सेकेंड जो नेचर बात करते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं मार्शल, पिगू और हॉटरे। ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स की नेचर है वो नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव है जो इकोनॉमिक्स वो क्या है, वो आइडिया बेस्ड होती है, आइडियाज के बेस पे है। ये प्योर इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये हमारे आइडियाज जो होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है। जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर बेस्ड है, और ये बात करते हैं व्हाट शुड बी एंड ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कि प्राइसेस हैं किसी भी इकोनॉमी में शुड बी स्टेबलाइज्ड, राइट। एंड इस टाइप से बात करते हैं कि जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मतलब बोल रहे हैं चाहिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस और दैट। तो वो सारी जो वैल्यूज हैं या हम बात करते हैं, जो सजेशंस देते हैं हम, तो वह सारी सजेशंस हैं वो कंसिडर होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंडर।
राइट। तो चलो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं विथ इट्स डिफरेंस। तो इसके डिफरेंस के साथ हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है मीनिंग का डिफरेंस। Positive science, economics, it deals with the things as they are, कि जो चीजें जैसी होती हैं हम उनको वैसे ही कंसिडर करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी सजेशंस इसमें नहीं दिए जाते, अपनी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। जैसे जो भी थ्योरीज बनती हैं, जो भी लॉज बनते हैं, वो सारे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंडर कंसिडर करते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इट डील्स विद द थिंग्स एज दे शुड बी, कि वो चीजों के साथ डील करता है कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। और इसका बेसिस है जो बेस्ड अपॉन रियल फैक्ट्स, जो हम बात कर रहे हैं कि ये चीजें एज इट इज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मीन्स ये रियल फैक्ट्स के ऊपर, रियल जो भी इसके पीछे रीजंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। और ये है बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियंस, क्योंकि यहाँ पे हम ओपिनियंस लेके चल रहे हैं। एक पर्सन कह रहा है कि इकोनॉमी में मिक्स होनी चाहिए, सेकंड कह रहा है कि नहीं जी ये सोशलिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओपिनियंस हैं, तो ये इंडिविजुअल ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एंड वेरिफिकेशन की बात करें तो इट कैन बी वेरीफाइड विद द actual data because it depends upon real facts। तो actual data यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बेस पे ही ये सारी वेरिफिकेशन होती है। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। क्यों? क्योंकि ये पे तो इंडिविजुअल ओपिनियंस हैं जो काम कर रही हैं, तो वो कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हो? उसकी तो कोई वेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई बेस्ड डाटा नहीं है, कोई हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है जिनके बेसिस पे हम उन ओपिनियंस को वेरीफाई कर सके। तो इसलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। देन नेचर की बात करें तो इट इज प्योर एंड न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, कि ये जो इसके स्टार्ट और एंड्स है, मीन्स कहने का कि ये न्यूट्रल है, प्योर है, जो चीजें जैसे है वैसे ही हमारे सामने आती हैं। और ये है सजेस्टिव एंड ऑप्टिमम इन नेचर। तो यहाँ पे सजेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, वो ज्यादा काम आती हैं। एंड देन अ पर्पस, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि यहाँ पे मेन जो पर्पस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे हैं, जिस तरह से हैं वैसा ही रियल डिस्क्रिप्शन उसका होता है। और यहाँ पे इट एम्स टू डिटरमिन द आइडियल्स, जो वैल्यूज हैं, जो उनके पीछे आइडियाज काम कर रहे हैं, उनको डिटरमिन करना। एंड देन वैल्यू जजमेंट्स की बात करें तो इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, किसी भी तरह की जजमेंट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है, क्योंकि जो चीजें जैसे होती हैं एज इट इज हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको लेते हैं, अपनी तरफ से कोई भी सजेशन नहीं देते हैं। और नॉर्मेटिव में क्या होता है? इट गिव्स वैल्यू जजमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस काम करते हैं, सजेशंस काम करती हैं, यहाँ पे रियल फैक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जजमेंट्स काम करती हैं। और यहाँ पे एज इट इज हम चीजों को लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूज का कोई भी काम नहीं होता। और ये जो चीजें हैं ये कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो बनाती हैं, क्योंकि चीजें जैसी होती हैं उनको हम एज इट इज ही एक्सेप्ट करते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिला हुआ है, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स हैं जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की वो मिलती रहेंगी, इसलिए उस ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।